आप भी भूगोल के लंबे चैप्टर्स और पेचीदा मैप से परेशान हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के ज्योग्राफी के उन सभी मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। हम न केवल प्रश्नों को देखेंगे बल्कि मैप्स और डायग्राम के जरिए उन्हें याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि आज हम भूगोल में 95+ का स्कोर पक्का करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल को क्या कहा जाता है? ह्यूमन ज्योग्राफी का जनक यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, ये शुरुआत में मैंने 15 मोस्ट रिपीटेड यानी हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न मैंने 15 विकल्प लगा दिए हैं और इसके बाद मैं सभी लॉन्ग क्वेश्चनों को कराऊंगा। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? यानी विरल यानी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? अटाकामा, सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक क्रियाओं में इनमें से कौन सा शामिल है? प्राथमिक क्रिया यानी प्राथमिक सेक्टर या प्राथमिक एक्टिविटीज़ में कौन शामिल है? तो कौन शामिल है? कृषि प्राथमिक उसमें ही आती है, प्राथमिक सेक्टर में ही आती है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग यानी रेलवे लाइन कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे लाइन कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? फेजेंडा, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक कच्चा माल आधारित उद्योग है? मतलब कच्चा माल जो फैक्ट्रियों में जाता है और वह पक्का किया जाता है। तो कच्चा माल कौन सा है? चीनी उद्योग, यह कच्चा माल है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है हमारे इंडिया का? तो नेशनल हाईवे 44, ऑप्शन सी, राष्ट्रीय हाईवे 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे यहाँ का। तो अब हमारे सारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये शुरुआत में पहले मैंने सीक्वेंस में लगाए, पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, यानी लघु और विस्तृत प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए रेडजेल या एलन सैंपल के अनुसार। तो इनके अनुसार क्या है मानव भूगोल की परिभाषा? फ्रेडरिक रेडजेल ने के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल क्या है? मानव समाज और धरातल यानी धरातलों के बीच संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन है। क्या है? वही एलन चर्चिस सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। क्या भूगोल क्या है? अस्थिर यानी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानवों के बीच यानी क्रिया में रहने वाले मानवों के बीच जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो वह क्या है? भूगोल। अगला है, मानव भूगोल कहलाती है। ये परिभाषाएं स्पष्ट करती हैं कि मानव भूगोल केवल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन नहीं। क्या मानव भूगोल जो है क्या है? वह केवल पर्यावरण का अध्ययन नहीं बल्कि यह बात पर केंद्रित है कि कैसे मनुष्य अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है और उसे अपने अनुसार ढालता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नवनियतिवाद क्या है? नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? एक क्वेश्चन आएगा आपसे नवनियतिवाद क्या है, या अब ये प्रश्न है नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो इसका सही उत्तर देख लीजिए। नवनियतिवाद की संकल्पना के प्रवर्तक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ग्रिफ्थ टेलर हैं। इसे रूको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है। इसे रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है। यह विचारधारा पर्यावरणवाद, निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मध्य मार्ग है। यानी जो विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद है, उसके जो बीच का मध्य मार्ग है, तो वह क्या है? नियतिवाद है। यह बताती है कि न तो प्रकृति पर न तो पूरी तरह विजय प्राप्त की जा सकती है और न ही मनुष्य प्रकृति का दास है। यानी ना तो हम पूरी प्रकृति यानी पूरी पृथ्वी पर विजय पा सकते हैं और न ही प्रकृति यानी हमें पूरी पृथ्वी अपना दास बनाती है। मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करके विकास की गति को नियंत्रित कर सकता है। मनुष्य क्या प्रकृति के जो नियम हैं उनको पालन करके क्या कर सकता है? विकास की गति को नियंत्रित कर सकता है। एक मिनट रुको। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र यानी आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी 1 किलोमीटर के जो दायरे यानी 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर के दायरे में जितने भी लोग रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। यह किसी क्षेत्र की भूमि और वहाँ रहने वाले लोगों के बीच के अनुपात को दर्शाता है। यानी किसी क्षेत्र की भूमि और वहाँ के जो रहने वाले लोग यानी व्यक्ति हैं उनके अनुपात को दर्शाता है, यानी बटे को दर्शाता है। इसका सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यह एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी माप है जो किसी क्षेत्र के संसाधन को, जनसंख्या के दाब और आर्थिक विकास की संभावनाओं को समझने में मदद करता है। ये जो प्रश्न है ये इतना हिस्सा जितना मैंने अभी मार्क किया है, ये आपका ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला या सूत्र लिखिए। तो इस सूत्र को आप ज़रूर नोट कर लेना अलग से। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या है? लिंग अनुपात मापने का सूत्र। देखो लिंग अनुपात मापने का सूत्र क्या है? लिंग अनुपात किसी जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के बीच के अनुपात को दर्शाता है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है उसको दर्शाता है। भारत में इसे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। इसका सूत्र लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। विश्व के कुछ देशों में इसे प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में भी मापा जाता है। यह समाज में महिलाओं की स्थिति और जनसांख्यिकीय संतुलन का एक प्रमुख सूचकांक है। अगला प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा किया गया था। इस कार्य में उन्हें प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी सहयोग प्राप्त हुआ। HDI केवल आर्थिक वृद्धि को विकास नहीं मानता, बल्कि यह स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, साक्षरता और संसाधनों तक पहुंच, प्रति व्यक्ति आय जैसी सामाजिक संकेतों के आधार पर देशों की प्रगति का आकलन करता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वर्तमान आंकड़ों और संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत अब विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, जिसे चीन को पीछे छोड़ दिया है। अत्यधिक जनसंख्या वाले इन देशों में इन संसाधनों के वितरण, रोजगार सृजन और आधारभूत सुविधाओं के प्रबंधन की बड़ी चुनौतियां होती हैं। जनसंख्या की यह विशालता एक तरफ जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर देती है, तो दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक दबाव भी पैदा करती हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जनगणना 2011 के अनुसार विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वह चीन है। लेकिन अगर फिलहाल यानी 2025-26 के हाल फिलहाल में पूछे तो आप भारत को लिखना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश। अगला प्रश्न नंबर 7 है, प्राथमिक क्रियाओं के 2 उदाहरण दें। जो प्राथमिक क्रिया कौन कौन सी है उनके 2 उदाहरण। तो प्राथमिक क्रियाओं के 2 प्रमुख उदाहरण कृषि और खनन हैं। प्राथमिक क्रिया वे आर्थिक गतिविधियां हैं जो सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर निर्भर करती हैं, जैसे कृषि में भूमि और जल का उपयोग कर फसलें उगाई जाती हैं और खनन में पृथ्वी के गर्भ से मूल्यवान खनिज निकाले जाते हैं। इनके अलावा आखेट, शिकार, भोजन संग्रह, पशु चारण और मछली पकड़ना भी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार हैं। जो क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। जो प्राथमिक क्रिया है यानी प्राथमिक क्षेत्र है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज़्यादा दिखाई देता है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, क्या रोपण कृषि के दो फलों के नाम लिखो। रोपण कृषि के 2 फलों के नाम। रोपण कृषि की 2 प्रमुख फसलें चाय और कॉफ़ी हैं। यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जो बड़े बड़े बागानों में की जाती है। इसमें अधिक पूंजी, उच्च तकनीक और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग होता है। रोपण कृषि का उद्देश्य स्थानीय उपभोग के बजाय बड़े पैमाने पर निर्यात करना होता है। इसमें एक ही फसल को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसके कारण इसे एक फसली कृषि भी कहते हैं। रबर और गन्ना भी इसके अन्य उदाहरण हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 है, ट्रक फार्मिंग क्या है। ट्रक फार्मिंग जब किसी क्षेत्र में विशेष रूप से सब्जियों की खेती की जाती है और उन्हें रातों रात ट्रकों के माध्यम से पास के नगरीय बाजारों तक पहुंचाया जाता है, तो इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ट्रक द्वारा फार्म से बाजार की दूरी तय करने में लगने वाला समय ही इसका नामकरण तय करता है। यह बाजार के पास की जाने वाली गहन कृषि है जहाँ मांग अधिक होती है। इसमें सिंचाई, उर्वरकों और अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, द्वितीयक क्रिया क्या है। द्वितीयक क्रिया क्या है। द्वितीयक क्रिया वे गतिविधियां हैं जो प्राथमिक उत्पादों, कच्चे माल को प्रसंस्करण और विनिर्माण के माध्यम से अधिक मूल्यवान वस्तुओं में बदलती हैं। इसमें उद्योग और कारखानों में होने वाला उत्पादन शामिल है। उदाहरण के लिए कपास से कपड़ा बनना या लोहे से मशीन बनना। ये क्रियाएं संसाधनों की उपयोगिता और उनका मूल्य बढ़ा देती हैं। द्वितीयक क्रिया भी किसी भी देश के आर्थिक विकास और औद्योगिकरण का सूचकांक मानी जाती है। क्या जो द्वितीयक क्रिया हैं वह किसी भी देश यानी किसी भी राष्ट्र की आर्थिक विकास और औद्योगिकरण का सूचकांक यानी इंडेक्स मानी जाती हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 है, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं किसी विशेष कच्चे माल या परिवहन सुविधा पर निर्भर नहीं होते। ये उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं क्योंकि वे वजन
कम करने वाले कच्चे माल का उपयोग नहीं करते। उनका मुख्य आधार पुर्जे होते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें प्रदूषण कम होता है और कम संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर चिप निर्माण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 क्या है? तृतीय क्रियाकलाप का मुख्य आधार क्या है? तृतीय क्रियाकलाप का मुख्य आधार सेवाएं प्रदान करना है। इन क्रियाओं में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता बल्कि अमूर्त सेवा दी जाती हैं जो समाज और उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन यानी टूरिज्म जैसी सेवाएं आती हैं। वर्तमान युग में विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है क्योंकि यह रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करती है। अगला प्रश्न नंबर 13 है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन यह एक आंशिक और गैर तुल्यकालिक जनगणना थी, यानी यह अनियमित जनगणना थी। भारत की पहली पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना सन 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में संपन्न हुई। तब से हर साल 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में नियमित रूप से जनगणना की जाती है। जनगणना के माध्यम से जनसंख्या के आकार, वितरण, साक्षरता और अन्य जनसांख्यिकीय आंकड़ों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है। भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगर आपको पूछे शॉर्ट क्वेश्चन में इसे, तो आप इतना ही लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आपका एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। तो अगर आपसे पूछे 2 या 3, 2 से आगे यानी 3 से 4 नंबर में पूछे तो आप इतना ही लिख के आना, इससे एक वर्ड भी कम मत लिख के आना। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। इसका मुख्य कारण यहाँ की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ, स्थलाकृति, घने जंगल, प्रतिकूल जलवायु और परिवहन के साधनों का अभाव। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी और औद्योगिकरण न होने के कारण जनसंख्या का फैलाव बहुत विरल पाया जाता है। अगला प्रश्न 15। बस्ती की परिभाषा दें। बस्ती की परिभाषा क्या है? बस्ती मानव आवासों का एक वह संगठित समूह है जहां लोग रहते हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियां करते हैं। बस्ती एक घर से लेकर एक महानगर तक हो सकती है। यह केवल मकानों का समूह नहीं बल्कि यह मानव और पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों को दर्शाती है। बस्तियों 2 प्रकार की होती हैं। ग्रामीण बस्तियां जो प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर करती हैं और नगरीय बस्तियां जो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं पर निर्भर करती हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 है। 16 क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या है का अर्थ क्या है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करे कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं और संसाधनों को कोई समझौता न हो। यह अवधारणा पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने पर जोर देती है। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, प्रदूषण कम करना और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखना ताकि भविष्य में भी जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। तो साथियों अगला हमारे 16 प्रश्न हो चुके हैं। 17वां प्रश्न है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपको बिना रोके झुके सगरे प्रश्नों को करा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचा रहे और मेरा भी टाइम बचा रहे, आपकी जल्द से जल्द क्लास हो जाए।
तो अगला प्रश्न क्या है, भारत में जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत घरेलू अपशिष्ट सीवेज और औद्योगिक वही स्त्राव है। शहरों का गंदा पानी बिना उपचार के नदियों में बहा दिया जाता है। इसके अलावा उद्योग से निकलने वाले जहरीले रसायन और भारी धातुएं जल को दूषित करती हैं। इसमें कृषि में उपयोग होने वाला उर्वरक और कीटनाशक भी वर्षा जल के साथ बहकर जल निकायों में मिल जाते हैं। यह प्रदूषण जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जैसी गैसों की अधिकता है। जब ये गैसें वायुमंडल में नमी बादलों के पानी के साथ क्रिया करती हैं तो वे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। यह एसिड वर्षा के साथ ज़मीन पर गिरता है। इसका मुख्य स्रोत उद्योगों में चिमनियाँ, वाहनों का धुआं और जीवाश्म ईंधन का जलना है। यह मृदा इमारतों में वनस्पतियों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न नंबर 19 है, डिजिटल डिवाइड क्या है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT तक पहुंच और इसके उपयोग के आधार पर समाज में पैदा होने वाली असमानताओं को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। यह विकसित और विकासशील देशों के बीच और एक ही देश के अंदर अमीर गरीब या ग्रामीण शहरी क्षेत्र के बीच देखा जाता है। जिन लोगों के पास इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की सुविधा है वे सूचनात्मक रूप से सशक्त हैं, जबकि जिनके पास यह सुविधा नहीं है वे विकास की मुख्य धारा से पिछड़ रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर, भारत के मुख्य बंदरगाहों के नाम लिखो। भारत के 2 मुख्य बंदरगाह मुंबई पत्तन और चेन्नई पत्तन हैं। मुख्य पत्तन भारत का सबसे बड़ा है और प्राकृतिक बंदरगाह जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह पश्चिमी तट पर स्थित है। चेन्नई पत्तन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कृत्रिम और सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक, ये बंदरगाह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने, कच्चे माल के आयात और निर्मित वस्तुओं के निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 1, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके 2 या 3 नंबर में आते हैं। ये क्वेश्चन हैं जो 5 या 4 नंबर में आते हैं और कोई एक होते हैं जो 7 या 8 नंबर के आते हैं। वो 40 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन है, वो ऊपर वाले 20 क्वेश्चन थे। तो मानव भूगोल के विशेष क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल एक विस्तृत विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके मुख्य विशेष क्षेत्र निम्नलिखित हैं। सामाजिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज, संस्कृति, स्वास्थ्य और शिक्षा का अध्ययन होता है। नगरीय भूगोल, नगरों की उत्पत्ति, विकास और उनकी संरचना का अध्ययन। राजनीतिक भूगोल, सीमाओं, निर्वाचन क्षेत्र और भूमि राजनीति का विश्लेषण। जनसंख्या भूगोल क्या है? जनसंख्या वितरण, घनत्व, प्रवास, लिंग अनुपात का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या भूगोल। आर्थिक भूगोल क्या है? इसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उपक्षेत्र आते हैं। यह विषय अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र से भी गहरा संबंध रखता है।
अगला प्रश्न क्या है, निश्चयवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निश्चयवाद क्या है, और आपसे शॉर्ट में कुछ 2 या 3 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि संभववाद क्या है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप दोनों की परिभाषा ज़रूर याद करें। निश्चयवाद और संभववाद मानव भूगोल की दो परस्पर विरोधी विचारधारा हैं। निश्चयवाद के अनुसार प्रकृति मनुष्य से श्रेष्ठ है। मतलब निश्चयवाद से क्या है, निश्चयवाद के अनुसार जो प्रकृति है, यानी प्रकृति जैसे हम पेड़ पौधे ये जितने हमारे खान पान हैं ये प्रकृति में ही तो हैं, तो ये प्रकृति मनुष्य से श्रेष्ठ है और मानव की हर गतिविधियाँ प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं जैसे आदिम समाज। इसके विपरीत संभववाद मानता है कि मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीक के बल पर प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है और उसके द्वारा दी गई संभावनाओं को उपयोग कर सकता है। जहां निश्चयवाद प्रकृति शक्तियों पर जोर देता है, वहीं संभववाद मानवीय कौशल को महत्व देता है, यानी मानवीय विकास को महत्व देता है। वर्तमान में इन दोनों के बीच नवनियति वाद की विचारधारा प्रचलित है जो संतुलन की बात करता है, यानी वह निश्चयवाद की भी पूरी आधी बात करता है, आधी संभववाद की भी बात करता है, वह बीच में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य भौगोलिक कारक क्या हैं बताइए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं। जल की उपलब्धता क्या है, लोग उन क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं जहां ताज़ा जल आसानी से उपलब्ध हो, क्योंकि यह कृषि, घरेलू उपयोग और उद्योग के लिए अनिवार्य है। भूमि आकृति, समतल मैदान कृषि और परिवहन के लिए उपयुक्त होते हैं, इसलिए गंगा के मैदान जैसे क्षेत्रों में घनत्व अधिक है, जबकि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर कम। जलवायु भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभावित भौगोलिक कारक है। क्या है, बहुत गर्म या बहुत ठंडी जलवायु जैसे सहारा मरुस्थल या अंटार्कटिका मानव बसाव के लिए कठिन होते हैं। सुखद और संतुलित जलवायु वाले क्षेत्रों में आबादी अधिक होती है, यानी सुखद यानी जो गंगा के मैदान है हमारे यहाँ पर, यानी जो सपाट समतल ज़मीन होती है वहाँ पर जो जनसंख्या है वह सबसे अधिक पाई जाती है और पहाड़ों पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है, 4 है दूसरे खंड का। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था क्या है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की विशेषता वाली होती है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी होती है, क्योंकि महामारी, अकाल और भोजन की अनिश्चितता के कारण मृत्यु ऊंची रहती है और लोग बड़े परिवारों को प्राथमिकता देते हैं ताकि खेती और अन्य श्रम कार्यों में मदद मिल सके। इस अवस्था में समाज मुख्य रूप से कृषि प्रधान और अशिक्षित होता है और तकनीक का बहुत नीचा स्तर होता है। विश्व के अधिकांश विकसित देश आज से 2 साल पहले इसी अवस्था में थे, यानी जो विश्व के चीन, रूस ये सबसे ज़्यादा विकासशील यानी विकसित देश हैं, ये सबसे 200 साल पहले क्या थे, ये इसी अवस्था में थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों में अंतर बताइए। प्रवास के कारक परिस्थितियों या जो लोगों को स्थान बदलने के लिए मजबूर या प्रेरित करती है। प्रतिकारक, ये प्रतिकारक क्या है, ये वे नकारात्मक कारक हैं। क्या ये नकारात्मक कारक हैं जो व्यक्ति को अपना मूल
स्थान छोड़ने पर मजबूर करते हैं। क्या नकारात्मक कारक हैं पहले, और व्यक्ति को अपने मूल स्थान को छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राकृतिक आपदाएं या महामारी। अपकर्ष क्या हैं? अपकर्ष कारक हैं वे सकारात्मक कारक हैं जो व्यक्ति को गंतव्य स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। स्थान की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार के बेहतर अवसर, वेतन, अच्छी शिक्षा, शांतिपूर्ण वातावरण और सुखद जलवायु। सरल शब्दों में प्रतिकर्ष स्थान छुड़वाता है और अपकर्ष स्थान चुनवाता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 क्या है? मानव विकास के 4 स्तंभों इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट को समझाइए। मानव विकास के 4 मुख्य स्तंभ हैं। समानता, इक्विटी, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त होनी चाहिए, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति है समान जो उपलब्धता के जो अवसर हैं वह समान प्रत्येक व्यक्ति को होने चाहिए, चाहे उसका धर्म, लिंग या आय कुछ भी हो। सतत पोषणीयता, वर्तमान अवसरों की उपलब्धता निरंतरता बनी रहनी चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ी को भी समान अवसर मिलें। उत्पादकता, इसका अर्थ है मानव श्रम की कार्य क्षमता में वृद्धि करना जो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से संभव है। और अगला है सशक्तिकरण, लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना सक्षम बनना कि वे अपनी पसंद के लिए विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हों। अगला प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 7 है। निर्वाह कृषि और व्यावसायिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्वाह कृषि और व्यावसायिक कृषि के उद्देश्य और विधियाँ भिन्न हैं, यानी जो निर्वाह कृषि है और व्यावसायिक कृषि है इनके जो उद्देश्य हैं वह भिन्न यानी अलग अलग हैं। निर्वाह कृषि का मुख्य उद्देश्य किसान और उनके परिवारों का पेट भरना होता है। इसमें छोटे खेतों पर पुराने औजारों और परिवार के श्रम का उपयोग होता है और उत्पादन का व्यापार न के बराबर होता है। इसके विपरीत व्यावसायिक कृषि है बड़े स्तर पर लाभ कमाने के लिए उद्देश्य से की जाती है। इसमें विशाल फार्मों पर आधुनिक मशीनों, उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, उदाहरण के लिए भारत में छोटे किसानों द्वारा की जाने वाली खेती निर्वाह खेती होती है, जबकि अमेरिका में मक्का की खेती व्यावसायिक खेती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? भूमध्य सागरीय कृषि अत्यधिक विशिष्ट है। वैज्ञानिक कृषि जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता खट्टे फलों का उत्पादन है। यह अंगूर की खेती विशेष रूप से की जाती है। यहाँ पर क्या अंगूर की खेती विशेष रूप से की जाती है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली शराब बनाई जाती है। यह कृषि सर्दियों की वर्षा पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह जैतून और अंजीर भी उगाए जाते हैं। यह क्षेत्र विश्व की फलों की टोकरी के रूप में जाना जाता है। यानी कौन सा देश जाना जाता है? कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया क्या जाने थे? फलों की टोकरी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ उत्पादन फल दुनिया भर के बाज़ारों में निर्यात किए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर बताइए। कुटीर उद्योग यह
यह विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है और उत्पादन घर के सदस्यों के सहयोग से हाथों से बनाए जाते हैं, जैसे टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। इसमें पूंजी निवेश न करके बराबर होता है, निवेश न के बराबर होता है, यानी इसमें जो पूंजी निवेश यानी यहाँ में हम पैसा बिल्कुल बहुत कमी से लगाते हैं। अगला है लघु उद्योग। यह कुटीर उद्योग से बड़ा है। इसमें घर के बाहर छोटी मशीनों और कुछ किराए के श्रमिकों यानी मजदूरों का उपयोग किया जाता है। इसमें कुटीर उद्योग की तुलना में अधिक पूंजी लगती है और उत्पादन स्थानीय बाजारों तक पहुंचाए जाते हैं, जैसे छोटे कपड़े के कारखाने या खिलौने बनने का कारखाना। अगला प्रश्न नंबर 10 है आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता लिखें। आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौशल का विशिष्टीकरण प्रत्येक श्रमिक केवल एक छोटा और विशिष्ट कार्य करता है, जिससे कार्य कुशलता बढ़ती है। यंत्रीकरण और स्वचालन उत्पादन में उत्पन्न उन्नत मशीनों और रोबोटिक तकनीक का अधिक उपयोग होता है। प्रौद्योगिकीय नवाचार, शोध और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि गुणवत्ता सुधारी जा सके। अगला प्रश्न है विशाल संगठन। इसमें बहुत अधिक पूंजी, बड़े कारखाने और जटिल प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता होती है। बाजार तक पहुंच, उत्पादन माल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है परिवहन के संसाधनों का महत्व। परिवहन के संसाधन भी देश की अर्थव्यवस्था की धमनियाँ कहलाती हैं। इनका महत्व इस प्रकार है। आर्थिक विकास, कच्चे माल के कारखाने तक और तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन अनिवार्य है। क्षेत्रीय जुड़ाव, परिवहन दुर्गम क्षेत्रों की मुख्य भूमिका से जोड़कर सामाजिक राजनीतिक एकता को बढ़ावा देता है। रोजगार, परिवहन क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। आपातकालीन सहायता, युद्ध, अकाल का या प्राकृतिक आपदा के समय राहत सामग्री पहुंचाने के लिए परिवहन के तीव्र साधन जैसे वायुमार्ग जीवन रक्षक सिद्ध होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है साइबर स्पेस का इंटरनेट का महत्व, यानी साइबर स्पेस या इंटरनेट का महत्व बताइए। साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर नेटवर्क की एक आभासी दुनिया है। इसका महत्व निम्नलिखित है। सूचनाओं की तीव्र प्रवाह, इंटरनेट के माध्यम से पल भर में दुनिया के किसी भी कोने से सूचना प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा और शोध, ई लर्निंग और ऑनलाइन शोध पत्रों ने शिक्षा को सुलभ बना दिया है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग ने व्यापार के तरीकों को बदल दिया है। और सामाजिक जुड़ाव सोशल मीडिया के माध्यम से लोग भौगोलिक सीमाओं को पार कर आपस में जुड़े रहते हैं। यह डिजिटल इंडिया जैसी विजन को साकार करने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने का प्रमुख माध्यम है। सुएज नहर और पनामा नहर का तुलनात्मक महत्व बताइए। तो दोनों नहरें विश्व व्यापार के प्रमुख जलमार्ग हैं। सुएज नहर यह मिस्र में स्थित और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह यूरोपीय और एशिया के बीच की दूरी को लगभग 7000 किलोमीटर कम कर देती है, जिससे ईंधन और समय की भारी बचत होती है। पनामा नहर यह पनामा जलडमरू मध्य को पार करती है और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह अमेरिका के पूर्व और पश्चिमी तटों के बीच व्यापारिक दूरियों को कम करती है। जहां सुएज नहर अफ्रीका के चारों ओर के चक्कर को बचाती है, वहीं पनामा नहर दक्षिण अमेरिका के चारों ओर के चक्कर को ख़त्म करती है।
अगला प्रश्न है 14, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विकासशील देशों को क्या लाभ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकासशील देशों के लिए अधिक आर्थिक विकास का इंजन है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकासशील जो देश हैं उनके लिए क्या है? आर्थिक विकास का इंजन है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, निर्यात के माध्यम से ये देश मूल्यवान विदेशी मुद्रा कमाते हैं, जिसका उपयोग तकनीक और मशीनरी आयात करने में किया जाता है। बाजार का विस्तार, स्थानीय उद्योगों को बड़े वैश्विक बाजार तक पहुँच मिलती है, जिससे उत्पादन और मुनाफा बढ़ता है। तकनीकी हस्तांतरण, व्यापार के माध्यम से विकसित देश की आधुनिक तकनीक विकासशील देशों तक पहुंचती है। रोजगार सृजन, निर्यात आधारित उद्योगों के बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है। व्यावसायिक, विश्व व्यापार संगठन WTO कार्य का संक्षिप्त वर्णन। विश्व व्यापार संगठन WTO एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियम से निपटता है। इसके प्रमुख कार्य व्यापारिक उदारीकरण, देश के बीच व्यापारिक बाधाओं जैसे टैरिफ और कोटा को कम करना, नियम बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना कि सदस्य देश उनका पालन करे। विवाद निपटारा, सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों को सुलझाना। सहायता, विकासशील देशों को व्यापारिक नीति के मुद्दे पर तकनीक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि वैश्विक व्यापार सुचारू रूप से और स्वतंत्र रूप से चले हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? भारत में जनसंख्या वितरण बहुत असमान है, जिसका मुख्य कारण भौगोलिक और आर्थिक कारक है। उत्तर भारत के मैदान जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार अत्यधिक सघन है क्योंकि वहाँ उपजाऊ मिट्टी प्रचुर और जल समतल भूमि है। इसके विपरीत राजस्थान का थार मरुस्थल, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्व के राज्यों में जनसंख्या विरल है क्योंकि वहाँ की जलवायु कठिन और भूभाग दुर्गम है। आर्थिक कारकों में मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरीय क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और उन्नत सुविधाओं की उपलब्धता के कारण जनसंख्या का भारी जमाव पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। भारत में ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। गुच्छित बस्तियां, इसमें घर एक दूसरे के बहुत पास और सटे हुए होते हैं, जैसे गंगा के मैदान। अर्धगुच्छित, यह किसी बड़े गांव के विखंडन से बनती है। यहाँ कुछ वर्ग गांव के बाहर रहने लगते हैं। पल्ली बस्तियाँ, ये बस्तियाँ इकाइयों में बटी होती हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर पाड़ा, टोला या नागला कहा जाता है। परिक्षिप्त या एकांकी, इसमें घर बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे सुदूर पहाड़ों या मरुस्थलों में होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 क्या है? नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण को समझाइए। नगरों को उनके प्रमुख कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रशासनिक नगर, जहां राज्य या केंद्र की राजधानियां और कार्य होते हैं, जैसे नई दिल्ली, चंडीगढ़। उद्योगी नगर क्या है? जहां उद्योग मुख्य पहचान है, जैसे जमशेदपुर, भिलाई। परिवहन नगर, जो पत्तन या रेलवे जंक्शन के रूप में प्रसिद्ध है, जैसे कोच्चि या मुगलसराय। वाणिज्यिक नगर, जो व्यापार के केंद्र हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई। खनन नगर, जहां खनिज निकाले जाते हैं, जैसे झारियां, रानीगंज। छावी नगर, जैसे सैन्य गतिविधियों के केंद्र, जैसे अंबाला, महू। धार्मिक संस्कृति नगर, जैसे वाराणसी, मथुरा। शैक्षणिक नगर कैसे हैं? जैसे रुड़की, अलीगढ़। अगला है प्रश्न नंबर 19, भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या हैं?
भारत में कृषि अनेक चुनौतियों से जूझ रही है। मानसून पर निर्भरता। आज की कृषि का बड़ा हिस्सा अनिश्चित मानसून पर निर्भर है, जिससे फसलों की पैदावार प्रभावित होती है। जोत का छोटा आकार। जनसंख्या दबाव के कारण खेत छोटे और बिखरे हुए होते हैं, जिससे मशीनीकरण कठिन हो जाती है। निम्न उत्पादन। विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर यानी जो विकसित देशों की तुलना में भारत तो विकासशील देश है, तो भारत में जो प्रति हेक्टेयर का उपज कम है और विकसित देशों में अधिक होता है। वित्तीय समस्या। छोटे किसानों के पास ऋण और निवेश की कमी होती है, जिससे पुरानी विधियों का प्रयोग कर पाते हैं। मिट्टी की क्षरण। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता भी गिर जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखिए। चावल की मुख्य खाद्य फसल है, इसके लिए निम्नलिखित दशाएं अनिवार्य हैं। तापमान। चावल के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक आवश्यकता होती है। बोते समय और पकते समय तेज धूप जरूरी है। वर्षा। यह एक जल प्रावधान फसल है, जिसे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई अनिवार्य है। मिट्टी। इसके लिए चिकनी, दोमट या जालौन मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जो पानी को रोक सकती है। धरातल खेती में पानी खड़ा रहने के लिए समतल मैदान होना। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल, पंजाब और तटीय आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जल संसाधनों का क्या महत्व है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए जल यहाँ के जीवन की आधारशिला है। कृषि सिंचाई के बिना असंभव है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम होती है। उद्योगों के संचालन, बिजली उत्पादन, जल विद्युत और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी जल अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त मछली पालन और आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से यह अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। भविष्य की खाद्य सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिए जल प्रबंधन और संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। अगला प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 क्या है? वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ क्या हैं? वर्षा जल संग्रहण की भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने और जल की कमी दूर करने का सर्वोत्तम तरीका है। इसकी मुख्य विधियाँ: छत वर्षा जल संग्रहण। छतों पर गिरने वाले पानी को पाइप के माध्यम से टैंक या कुओं में इकट्ठा करना चाहिए। पुनर्भरण। कुएं वर्षा जल को सीधे पुराने या बेकार पड़े हुए कुओं में डालना। चेक डैम। छोटी नदियों या नालों पर छोटे बांध बनाकर पानी रोकना, ताकि वह रिसकर जमीन के अंदर जाए। जोहड़ और तालाब। पारंपरिक रूप से गांवों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए तालाबों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान जैसे राज्यों में टांका तकनीक बहुत लोकप्रिय है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में कोयले के वितरण का प्रकाश कीजिए। वितरण पर प्रकाश डालिए। भारत में कोयले का मुख्य रूप से 2 प्रमुख भूगर्भीय कालों की परतों में पाया जाता है। गोंडवाना कोयला। यह भारत के कुल कोयले का 98% भाग है। यह दामोदर घाटी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सोन महानदी और गोदावरी घाटियों में मिलता है। झारियाँ, रानीगंज और बोकारी प्रमुख खदानें हैं। यह उच्च श्रेणी का
बिटुमिन्स कोयला है, बिटुमिन्स कोयला है। टर्शियरी कोयला, टर्सरी यह अपेक्षाकृत का नया और घटिया स्तर है। लिग्नाइट का कोयला यह उत्तर पूर्व राज्यों जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु नेवली में पाया जाता है। भारत के औद्योगिक विकास में विशेषकर बिजली उत्पादन में कोयले का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रश्न नंबर 24 है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सौर पवन का महत्व। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भविष्य की सुरक्षा के लिए वरदान है। क्या जो गैर ऊर्जा स्रोत हैं वह भविष्य की जो सुरक्षा के लिए क्या हैं, हमारे लिए वरदान हैं। पर्यावरण के अनुकूल, सौर और पवन ऊर्जा से प्रदूषण नहीं फैलता और ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायक हैं। अक्षय स्रोत में ये स्रोत कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, जैसे सूर्य की रोशनी और हवा। लागत प्रारंभिक स्थापना के बाद इनकी परिचालन लागत बहुत कम होती है। ग्रामीण विकास ये स्रोत उन दूरस्थ क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां बिजली की लाइनें पहुंचना कठिन होता है। अगला प्रश्न है, भारत जैसी उष्णकटिबंधीय देश में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर सकती है। अगला प्रश्न नंबर 25 है, भारत में लोहे इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारण क्या हैं, ये बताइए। लोहे इस्पात उद्योग एक वजन घटाने वाला उद्योग है, इसलिए इसका स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्रों के पास होता है। इसके मुख्य कारण क्या हैं? कच्चे माल की निकटता। लोहे के कारखाने वहीं लगाए जाते हैं जहां लोहे अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। छोटा नागपुर पठार इसलिए उद्योग का केंद्र है। परिवहन, भारी माल ढोने के लिए रेलवे और सड़कों का जल आवश्यक है। जल आपूर्ति, इस्पात को ठंडा करने के लिए प्रचुर जल की आवश्यकता होती है, जैसे स्वर्णरेखा नदी जमशेदपुर के लिए। बाजार, कोलकाता और मुंबई जैसे औद्योगिक केंद्रों की निकटता मांग सुनिश्चित करती है। प्रश्न नंबर 26 है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के उपाय बताइए। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। जल प्रबंधन, पानी की बर्बादी रोकने के लिए ड्रम सिंचाई और स्प्रिंकलर तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। वृक्षारोपण, नहर के किनारे और रेत के टीलों पर हरियाली की मिट्टी विकसित करने ताकि मिट्टी का कटाव रुक सके। फसल चक्र, कम पानी वाली और स्थानीय जलवायु के अनुकूल फसलों को उगाना। लवणता नियंत्रण, नहर के रिसाव के कारण होने वाले जल भराव और क्षारीयता की समस्या का वैज्ञानिक समाधान करना। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर विकास करना है। तो दोस्तों, मैंने अभी तक ज़्यादा एग्ज़ामों में नहीं पढ़ाया है, मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, लेकिन मैंने जो अभी तक जो कंटेंट दिया है वह मेरी वीडियो देख लेना और BA 3rd सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर के वो देख लेना, हिस्ट्री भूगोल के पेपर। अगर एक क्वेश्चन नहीं मिला, 1-2 क्वेश्चन की तो मैं कहता ही नहीं, लेकिन 90% मैं ये कहता हूँ कि मेरा पेपर पूरा फंसा है। मैंने कल 10 जनवरी को थर्ड सेमेस्टर का सोशोलॉजी का पेपर पढ़ाया था, एग्ज़ाम पढ़ाया था। 2 क्वेश्चनों को छोड़कर केवल पूरा पेपर फंसा था। मैं ये नहीं कहता कि
ये 100% आएगा, लेकिन इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि 90% आने के चांसेस क्वेश्चन हैं ये। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ना हो। परीक्षा में जो आपके पूछे जाएंगे यही ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नया हो, पिछली साल के आए क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड यानी बार बार पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, भारत के विदेश व्यापार की बदलती प्रकृति पर टिप्पणी करें। स्वतंत्रता के बाद से भारत की स्वदेशी व्यापार में व्यापक बदलाव आया। निर्यात की बदलती वस्तुएं, पहले हम केवल कच्चा माल निर्यात करते थे, अब हम तैयार माल, रत्न आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद और सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात करते हैं। आयात की प्रकृति, पेट्रोलियम, मशीनरी और उर्वरक हमारे प्रमुख आयात हैं। व्यापारिक साझेदारी, पहले हमारा व्यापार केवल ब्रिटेन और अमेरिका तक सीमित था, अब चीन, यूएसए और यूरोपीय संघ हमारे प्रमुख भागीदार हैं। सेवा क्षेत्र, भारत अब दुनिया का प्रमुख सर्विस हब बन गया है, जहां से आईटी और कॉल सेंटर सेवाओं का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, वायु प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव लिखें। वायु प्रदूषण मानव शरीर के लिए अत्यंत घातक है। श्वसन संबंधी रोग, प्रदूषित हवा में सांस लेने से दमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। हृदय रोग, सूक्ष्म कण PM2.5 रक्त में मिलकर हृदय घात, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाते हैं। त्वचा और आँखों संबंधी समस्या, जहरीली गैस से आँखों में जलन और त्वचा पर एलर्जी की समस्या होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली, लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। बच्चे और बुजुर्ग इसके प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है। अगला प्रश्न नंबर 29 है। 29 क्या है? नगरीय अपशिष्ट निपटान की समस्या समझाइए। तो तेजी से बढ़ते शहरों में अपशिष्ट कूड़ा कचरा निपटान एक गंभीर चुनौती है। जगह की कमी, कचरा डंप करने के लिए लैंडफिल साइट्स की कमी हो रही है। स्वास्थ्य का खतरा, कचरे के ढेर बीमारियों और दुर्गंध के केंद्र बन जाते हैं। जल और मृदा प्रदूषण, कचरे से गिरने वाला जहरीला पानी भूजल को प्रदूषित करता है। प्रबंधन का अभाव, कूड़े के पृथक्करण, गीला और सूखा कचरा की व्यवस्था का ठीक से पालन न होना और आधुनिक रिसाइकलिंग प्लांट की कमी। इसके समाधान के लिए कचरे से ऊर्जा बनाने और 3R रीयूज और रिसाइकिल के सिद्धांत को अपनाना अनिवार्य है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य शहरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके मुख्य लक्ष्य बुनियादी ढांचा, 24 घंटे पानी और बिजली की आपूर्ति, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ वातावरण, कचरा प्रबंधन और प्रदूषण मुक्त शहर, डिजिटल सेवाएं, IT कनेक्टिविटी और गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाना, नागरिक सुरक्षा, उन्नत सुरक्षा तंत्र, CCTV आदि। यह मिशन शहरों को अत्यधिक टिकाऊ रहने और योग्य और आर्थिक रूप से जीवंत बनाने पर केंद्रित करता है। तो साथियों, आपके 30 ये क्वेश्चन, 20 वो क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब क्वेश्चन लगेंगे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी इनसे ही बन जाते हैं। तो आप लॉन्ग क्वेश्चनों को तैयार कीजिएगा, 2 क्वेश्चन अपने आप ही तैयार हो जाएंगे,
तो आप 2 मिनट वेट करिएगा, मैं पानी पियाऊँ, गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा। तो साथियों, आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, तो यह है मानव भूगोल के अर्थ प्रकृति विषय क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के धरातल पर मानवीय तत्वों के वितरण और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसकी प्रकृति मानवीयकरण की प्रकृति और प्रकृति का मानवीयकरण के इर्द गिर्द घूमती है। रेडजेल के अनुसार यह मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसके विषय क्षेत्र में जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, संस्कृति, वातावरण और कालिक अनुक्रम शामिल हैं। यह विषय हमें बताता है कि कैसे भौतिक पर्यावरण, मिट्टी, जलवायु, जल, मानवीय गतिविधियाँ, कृषि, उद्योग, घर को आकार देता है और कैसे मनुष्य अपनी तकनीक से प्रकृति में बदलाव लाता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांख्यिकीय भूगोल जैसे उपक्षेत्र शामिल हैं जो इसे अंत विषय बनाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, विश्व में जनसंख्या की वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, जिसे 3 प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारक जल की उपलब्धता, समतल भूभाग, भू आकृति, उपजाऊ मृदा और सुखद जलवायु से महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि नदी, घाटियाँ और मैदानी सघन बसे हैं। आर्थिक कारक खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र जैसे कटंगा, तांबा, पेटी, नगरीकरण, रोजगार के अवसर और औद्योगिकरण जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक धार्मिक महत्व के स्थान जैसे वाराणसी, यरूशलेम और शांति पूर्ण राजनीति वातावरण लोगों को बसने में मदद करते हैं। इसके विपरीत अशांति और युद्ध वाले क्षेत्रों से लोग पलायन कर जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों, ये जो अगला है इसका पार्ट 2 मैं कल बनाऊंगा। अभी थोड़ा मुझे इमरजेंसी काम आ गया है, तो मुझे ज़रूर बताना है ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे। ये जो प्रश्न हैं आपकी हर साल की परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा को बहुत अलग, यानी आपके मार्क्स को बहुत काफ़ी अच्छा स्कोर बना सकते हैं। मार्क्स में आपका काफ़ी अच्छा स्कोर बना सकते हैं। और इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लेना और रिवीजन करते रहना, ताकि पढ़ने से एक बार में कुछ नहीं होता। आप जितनी बार इसका रिवीजन करोगे उतनी बार में आपका दिमाग में ये सब क्वेश्चन बैठ जाएंगे और आपको इन क्लासों के अलावा मैं ये 2 क्लास हो जाएंगी इसी क्लास की, और कुछ क्लास और लेकर आऊँगा। वो आएंगी केवल आपके मॉडल पेपर के अनुसार, उनमें मैं क्वेश्चन देखकर छांट कर लेकर आऊँगा। जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बार बार इम्पोर्टेंट रिपीटेड होंगे, मैं उन्हें केवल वो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो होगी। तो धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट में ज़रूर बताना को आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मैं सभी सब्जेक्ट के धीरे धीरे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को लाता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।